आज जो मैं यहां पर आपको बोलने वाला हूं, हो सकता है उसमें से कुछ बातें सुनने में आपको कड़वी भी लगे, लेकिन एक एक बात सच है। जब भी आप दुखी होते हो तो उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, यानी कि ये जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। तो अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे भाई, चाहते आपकी है, ख्वाहिशें आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अरे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके पास में आए। अपने दिमाग को सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बैठे बैठे बस रोते मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे भाई, अगर रोना आ भी रहा है तो रो लो, मन को हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनर्जी से बोलो, बस अब बहुत हो, अब मुझे आगे बढ़ना है। अभी तो मैंने ठीक से जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा करना है और एक जगह पर फोकस करना है। और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओ, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल को जरूर पाओगे। रास्ते में एक नहीं, हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला कल आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रुलाए तो कभी डराएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। कोटेशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो है, एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है ये, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई और उस फिश को जज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब वो बेवकूफ है। यानी कि अगर दुनिया आपको जज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब दुनिया बेवकूफ है। बट अगर वो मछली खुद अपने आप को जज करने लग जाए इस बेस पे कि देखो मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो मैं बेवकूफ हूं, तो वो बेवकूफ है। हर एक की कोई ना कोई एबिलिटी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनकी अपनी एक एबिलिटी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी अपनी एक एबिलिटी है। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को बैट दे दिया जाए तो वो कैसे लगेंगे? लोग हंसेंगे। या अकाउंट्स में डाल दिया जाता तो क्या होता? जबरदस्ती उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाता तो क्या होता? क्या वो कभी भी ऐसा कुछ अचीव कर पाते जो उन्होंने अचीव किया? नो डाउट ही वॉज अ जीनियस, बट वो जीनियस क्यों थे? क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन थी। जैसे कि एक मछली है, अगर उसको बोला जाए कि पानी में तैरो तो वो पानी में बहुत तरीके से तैर सकती है। ऐसा कुछ कर सकती है कि जो देखने वाले हैं दे विल बी मेस्मराइज्ड, वो कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। जिसको पानी के अंदर तैरना नहीं आता है और वो उसको देखेगा मछली को, तो वो क्या कहेगा, ये मछली जीनियस है। तो इस तरह से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है, और जब हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और फिर एक्ट करेंगे, देन स्काई इज द लिमिट। फिर सबके अंदर एक जीनियस है, फिर सब जीनियस है। नेक्स्ट कोट इज, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। क्यों कहा जा रहा है ये? देखो क्या कमाल की बात इन्होंने कही है। बल्कि जिस वक्त इन्होंने कही थी उस वक्त कंप्यूटर्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, इंटरनेट इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हुआ था, फिर भी वो देख पा रहे थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके बेस पर ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। क्यों एजुकेशन में लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि आज की डेट में अगर बात करी जाए तो जो फैक्ट्स हैं या जो नॉलेज है वो तो एक क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है। मतलब अगर एजुकेशन का मतलब यही है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और जो बुक्स में लिखा है उसको रट लो और अपने यहां पर फीड कर लो,
तो इसकी जरूरत क्या है? वो तो ऑलरेडी मोबाइल में है, जो बुक्स में लिखा है अगर उसको आपने रट भी लिया और यहां पर फीड भी कर लिया, तो अगर उसको रिट्रीव करना है तो कैसे करोगे? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तभी तो वो याद आएगा और आप बोल दोगे। बट यही काम अब अगर क्वेश्चन पूछ करके ही आंसर आना है, तो वो क्वेश्चन तो आप यहां पर भी पूछ सकते हो मोबाइल में। आप इससे पूछोगे, हाँ भैया बताओ ये क्या है, वो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ये मोबाइल ही दे देगा ना आपको आंसर। और जितनी मेमोरी इसके अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज एक मोबाइल के अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज गूगल में फीडेड है, क्या उतनी नॉलेज हम अपनी ब्रेन में फीड कर सकते हैं? तो हमारी ब्रेन, अगर हम एजुकेशन को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब कि फैक्ट्स को यहां पर फीड कर दिया जाए, तो हमारी ब्रेन इससे बहुत पीछे ही रहेगी, चाहे हम जितना मर्जी डेवलप कर लें। तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो व्हाट इज रियल एजुकेशन, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझते तो हम ऐसे लोग अपने एजुकेशन सिस्टम से निकालेंगे जिनके अंदर फीडेड तो बहुत कुछ होगा, बट उनको यही नहीं पता होगा कि सोचते कैसे हैं। यहां पर दो बातें करी जा रही है। एक है एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। नंबर वन, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। व्हाई लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट? बिकॉज all the facts, all the knowledge, all the information is already available on the internet. अगर उसको यहीं पे स्टोर करने का नाम एजुकेशन है, तो ये तो किसी काम की नहीं है। वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके मोबाइल में। जब यहां पे स्टोर्ड है तो यहां पर क्यों स्टोर कर रहे हो दोबारा से? एज सिंपल एज दैट, नंबर वन। नंबर टू, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, कि बच्चों को यह सिखाया जाए कि सोचते कैसे हैं और सोचना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है? सोच करके निकलता है। मेमोरी से नहीं निकलता है, गूगल से नहीं निकलता है, फैक्ट से नहीं निकलता है, नॉलेज से नहीं निकलता है। उस नॉलेज को यूज कैसे करना है, उससे निकलता है। अगर मेमोरी से या बुक्स से सॉल्यूशन निकलता, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। किसी को पैसा कमाना है, इतनी सारी बुक्स हैं, पढ़ लो, निकल गया सॉल्यूशन। उससे नहीं निकलता है। इंफॉर्मेशन से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज किस तरीके से करना है, उससे सॉल्यूशन निकलता है। जिस सवाल का जवाब गूगल नहीं दे सकता है, उस सवाल का जवाब अगर आप दे सको, सोच करके उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सको जो गूगल नहीं निकाल सकता है, तो कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो। यह इंटेलिजेंस डेवलप करने का काम होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का। दिस इज रियल एजुकेशन। Next quote is, the true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Knowledge के बेस पे जो पास्ट में हो चुका है, उसको हम रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते, जब तक कि इमेजिनेशन ना हो। यानी पहले हम कुछ इमेजिन करें, फिर नॉलेज को यूज करें, तो ठीक है। बट अगर सिर्फ नॉलेज के बेस पर हम सोचे कि कुछ भी नया डिस्कवर हो सकता है, इम्पॉसिबल। नॉलेज के बेस पर हम गोल गोल एक पैटर्न में घूम सकते हैं कि जो हो चुका है उसको रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बल्ब है, तो इस बल्ब को बनाने की एक नॉलेज है हमारे पास में, तो उस नॉलेज से क्या हो सकता है, और बल्ब्स बन सकते हैं। एक फैक्ट्री बन सकती है, उस फैक्ट्री में और बल्ब्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और एक ऐसा भी टाइम था जब कोई बल्ब नहीं था, देयर वाज नो बल्ब। तो बल्ब कहां से आया? क्या नॉलेज से आया? जो भी ह्यूमैनिटी की नॉलेज थी हजारों साल की, क्या वहां से आया वो बल्ब? बल्ब कहां से आया? इमेजिनेशन से आया। किसी ना किसी ने सोचा, यानी वो बल्ब कहीं नहीं था, किसी बुक में नहीं था, इस दुनिया में नहीं था, कहीं नहीं था, किसी के माइंड में था। उसने सोचा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? वो इमेजिनेशन रियलिटी बन गई। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास में देखें, इस दुनिया में कुछ भी, एक सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक, सब कुछ आज रियलिटी है। आज वो नॉलेज के फ्रेमवर्क में है। आज हमारे पास में नॉलेज है कि सुई कैसे बनानी है, एरोप्लेन कैसे बनाना है। वी हैव नॉलेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, वी हैव नॉलेज ऑफ रनिंग इट, वी हैव नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग इट। बट एक टाइम पे वो सब क्या था? वो इमेजिनेशन था, सब इमेजिनेशन था। जब इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो नॉलेज हो जाती है, फिर उसको रिपीट किया जा सकता है। तो दैट इज कन्वीनियंट।
बट वहां पर कुछ भी नया डिस्कवर नहीं हो सकता है। लियोनार्डो दा विंची वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनफैक्ट अगर उनकी लाइफ को आप बारीकी से स्टडी करोगे तो कभी आपको लगेगा ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट हु वॉज पैशनेट अबाउट साइंस, और कभी आपको लगेगा कि ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु वॉज पैशनेट अबाउट आर्ट। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अलग अलग फील्ड्स में, एज एन आर्टिस्ट, एज एन इन्वेंटर, एज एन इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट, एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स एनाटॉमी। लेकिन जो वो जाने जाते हैं अपनी पेंटिंग के लिए जिसका नाम है मोनालिसा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज के सेशन का हमारा जो मोटिव है वो है कि इनकी जो कोटेशंस हैं उसके थ्रू इनकी थॉट प्रोसेस को डीपली समझना। तो उनका जो पहला कोट है वो है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। एग्जैक्टली यही सेम वर्ड्स स्टीव जॉब्स ने भी यूज करे थे अपनी एक स्पीच में। वो क्या कहते हैं? सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। इससे हमको क्या समझ आ रहा है? उनका थॉट कहां से आया? लियोनार्डो दा विंची से। He was inspired by Leonardo da Vinci because exact same words है. It takes a lot of hard work to make something simple. It involves digging through the depth of complexity. देखो ध्यान से समझो, जो ये extremely complex life है, अगर हमको उसको एक कैनवस पे उतारना है, चाहे वहां से इंस्पिरेशन लेकर के कोई प्रोडक्ट बनाना है, दोनों ही केस में ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि करने के लिए तो बहुत कुछ है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या छोड़ा जाए, क्या उस आर्ट फॉर्म के लिए इसेंशियल नहीं है। जैसे दा विंची ने क्या किया? बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड वाज नॉट एसेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर पेंटिंग। दिस इज आर्ट। सेम वही जो स्टीव जॉब्स ने अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट में किया, मैक में किया। जो भी नॉन एसेंशियल बटन्स थे उनको हटाते चले गए। धीरे धीरे आप देखोगे जहां से मैक शुरू हुआ था और आज जहां पर मैक है या एप्पल आईफोन है, वो सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ रहा है, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। इनफैक्ट एक वर्ड में स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी को अगर डिफाइन किया जाए, दैट इज टू कीप थिंग्स सिंपल। बल्कि ये कहना गलत होगा टू कीप थिंग्स सिंपल, आप कह सकते हो टू मेक थिंग्स सिंपल विच आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एट द बैक एंड। कि वो एक्चुअल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बाहर से देखने में लगे तो बहुत ही सिंपल है, कि इसको तो कोई बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है। ये अपने आप में टफ टास्क होता है। इसको अचीव करने के लिए, यानी कि इस सिंप्लिसिटी को अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सो कॉल्ड फिलोसोफर्स, सो कॉल्ड थिंकर्स, अगर उनको आप सुनोगे, ध्यान से डीपली सुनोगे, तो आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनकी थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? कि उनको समझ ही नहीं आया है कि वो बोल क्या रहे हैं। यही लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को, या लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको सिंपल कैसे किया जाए। और आप सिंपल तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीजों को तभी समझा सकते हो जब आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की डेप्थ में गए हो, जब आपने डीपली एक एक करके उसकी सारी लेयर्स को हटा लिया है, तब आप समझा सकते हो। अगर आप खुद डीप में नहीं गए हो और फिर अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में समझा रहे हो, तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट्स बाउंड टू बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ आया, आप किसी और को क्या समझाओगे। ऊपर से अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि आप बोल क्या रहे हो। नेक्स्ट कोट इज, लर्न हाउ टू सी, रियलाइज दैट एवरीथिंग कनेक्ट्स टू एवरीथिंग एल्स। सीखो कि देखते कैसे हैं। देखना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने आंखों को खोला और कुछ दिखा और हमने कहा कि हमने वो देखा। इसको देखना नहीं कहते हैं। ऐसे तो जानवर भी देखते हैं। एक्चुअल में देखो कि वहां पर क्या है। इस बात को सिर्फ थियोरेटिकली मत समझो, मेरे से सुन लिया या किसी से सुन लिया या दा विंची से सुन लिया और सुन करके कहा कि हाँ मुझे तो समझ आ गया जी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। साइंस भी तो यही कहती है, एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मुझे समझ आ गया है, अब इसमें और आगे क्या समझना है? कुछ नहीं समझ आया है। ये सब सिर्फ वर्ड्स हैं जो हमारे यहां पर पड़े हुए हैं। इसको समझना नहीं कहते हैं, इसको देखना नहीं कहते हैं। बारीकी से इस सच को देखो।